जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग वैद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से संबंधित टेस्ट सीरीज को हल करेंगे, प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे संबंधित प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट कक्षा। तो पहला प्रश्न देखते हैं। वैद्युत अपघटन के लिए प्रयुक्त पात्र कहलाता है। वैद्युत अपघटन के लिए जिस पात्र का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं वो आपको बताना है। ए वोल्टमीटर, बी अमीटर, सी वोल्टामीटर और डी कैलोरीमीटर। तो आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो बताएं। जी हाँ, वोल्टामीटर बिल्कुल ठीक उत्तर है। वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। ए कैथोड पर, बी एनोड पर, सी कैथोड एवं एनोड दोनों पर, डी इनमें से किसी पर नहीं। जी हाँ, एनोड पर। वैद्युत अपघटन में ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? एनोड पर होता है। वैद्युत अपघटन में अवकरण यानी रिडक्शन होता है, कहाँ पर होता है वो आपको बताना है। ए कहता है कैथोड पर, बी कहता है एनोड पर, सी कहता है कैथोड एवं एनोड दोनों पर, डी कहता है इनमें से किसी पर नहीं। तो सही उत्तर क्या है? अवकरण होता है कैथोड पर। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। वैद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। ए कैथोड पर, बी एनोड पर, सी कैथोड एवं एनोड दोनों पर, डी इनमें से किसी पर नहीं। वैद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन कहाँ मुक्त होते हैं ये बताना है। तो सही उत्तर क्या होना चाहिए बताइए। जी हाँ, एनोड पर। बिल्कुल ठीक उत्तर है आपका। किसी वैद्युत अपघटन की आयनन मात्रा ताप बढ़ाने से अपरिवर्तित रहती है, ताप बढ़ाने से बढ़ती है, बढ़ाने से घटती है और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि किसी वैद्युत अपघटन की आयनन मात्रा पे ताप बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ता है। जी हाँ, ताप बढ़ाने से बढ़ती है। किसी वैद्युत अपघटन की आयनन मात्रा ताप बढ़ाने से बढ़ती है। किसी वैद्युत अपघट्य से होकर वैद्युत प्रवाह किसके गमन के कारण होता है? ए परमाणु, बी प्रोटॉन, सी इलेक्ट्रॉन, डी आयन। तो किसी वैद्युत अपघट्य से होकर वैद्युत प्रवाह आयन गमन के कारण होता है। ठीक है। निम्न में से कौन एक वैद्युत अपघट्य है? ए नाइट्रस ऑक्साइड, बी नाइट्रोग्लिसरीन, सी पोटेशियम क्लोराइड और डी पिक्रिक अम्ल। तो इसमें से कौन एक वैद्युत अपघट्य है वो आपको बताना है, बताएं। पोटेशियम क्लोराइड बिल्कुल सही उत्तर है। धन आवेशित आयन कहलाता है। धन आवेशित आयन क्या कहलाता है वह बताइए। ए केटायन, बी एनायन, सी एनोड, डी कैथोड। केटायन बिल्कुल ठीक है। ऋण आवेशित आयन कहलाता है। क्या कहलाता है ऋण आवेशित आयन? ए कहता है केटायन कहलाता है, बी कहता है एनायन कहलाता है, सी कहता है एनोड कहलाता है, डी कहता है कैथोड कहलाता है। जी बिल्कुल ठीक है, एनायन। ऋण आवेशित आयन क्या कहलाता है? एनायन। वे अणु या परमाणु जो धन या ऋण आवेश लेते हैं कहलाते हैं। ए संभारिक, बी समस्थानिक, सी सम इलेक्ट्रॉनिक, डी आयंस। जी हाँ, वे अणु या परमाणु जो धन या ऋण आवेश लेते हैं आयंस कहलाते हैं। विद्युत की वह मात्रा जिससे 108 ग्राम सिल्वर यानी चांदी कैथोड पर एकत्रित होती है क्या कहलाती है? एक न्यूटन, बी एक एम्पियर, सी कहता है एक फैराड और डी कहता है इनमें से सभी। तो विद्युत की वह मात्रा जिससे 108 ग्राम सिल्वर कैथोड पर एकत्रित होती है एक फैराड कहलाती है। विद्युत अपघटन में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा प्रवाहित आवेश के अनुक्रमानुपाती होती है। यह नियम कहलाता है। यह किसका नियम है आपको बताना है, कौन सा नियम है?
ए कहता है वैद्युत अपघटन संबंधी फैराडे का प्रथम नियम है, बी कहता है वैद्युत अपघटन संबंधी फैराडे का द्वितीय नियम है, सी कहता है हेनरी का नियम है, डी कहता है आरहेनियस का वैद्युत विघटन सिद्धांत है। तो आप बताएं सही उत्तर क्या होगा इसका। जी बिल्कुल ठीक है, वैद्युत अपघटन संबंधी फैराडे का ये प्रथम नियम है। 13वां प्रश्न कहता है कि यदि श्रेणी क्रम में जोड़े गए कई वैद्युत अपघट्य घोलों से होकर एक ही वैद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्राएं उनके रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होता है। यह है, आपको बताना है किसका नियम या सिद्धांत है। ए कहता है फैराडे का वैद्युत अपघटन संबंधी प्रथम नियम है, बी कहता है फैराडे का वैद्युत अपघटन संबंधी द्वितीय नियम है, सी कहता है फैराडे का वैद्युत अपघटन संबंधी तृतीय नियम है, और डी कहता है कि हेनरी का नियम है। तो आपको बताना है कि ये किसका नियम है। जी हाँ, आपको बताना है कि ये किसका नियम है, बताएं। फैराडे का वैद्युत अपघटन संबंधी ये द्वितीय नियम है, ऊपर पहला नियम था, ये दूसरा नियम है। ठीक है, आगे देखते हैं। जलीय घोल में हाइड्रोजन आयन वस्तुतः किस रूप में उपस्थित रहता है। ए H2O, बी कहता है OH आयन, सी कहता है H3O धनायन, है ना, और H प्लस हाइड्रोजन आयन के रूप में, धनायन के रूप में। आपको बताना है कि जलीय घोल में हाइड्रोजन आयन वस्तुतः किस रूप में उपस्थित रहता है। जी हाँ, H3O प्लस के रूप में, H3O धनायन के रूप में उपस्थित रहता है। लौह धातु पर जिंक धातु की परत बैठाने की क्रिया कहलाती है। ए अनिलीकरण, बी रस्टिंग, सी गैल्वेनीकरण, डी संक्षारण। अनिलीकरण, रस्टिंग, गैल्वेनीकरण, संक्षारण, बताइए सही उत्तर क्या होगा। लौह धातु पर जिंक धातु की परत बैठाने की क्रिया क्या कहलाती है। गैल्वेनीकरण, बिल्कुल ठीक उत्तर है आपका, गैल्वेनीकरण कहलाती है। ठीक है, आगे देखिए। जस्तीकृत लोहा वह है जिसकी बाहरी सतह पर एक पतली परत रहती है। ठीक ना, एक पतली तह चढ़ी रहती है। ए निकिल की, बी जस्ता की, सी चांदी की, डी क्रोमियम की। जस्तीकृत लोहा क्या है। जस्तीकृत लोहा पे जो उसकी बाहरी सतह उस पर किस चीज की परत चढ़ी रहती है। जस्ता की, बिल्कुल ठीक उत्तर है आपका। निम्नलिखित में से किस धातु को वायु में छोड़ देने पर उसका संक्षारण क्रोजन नहीं होता है। ए लोहा, बी चांदी, सी सोना, डी तांबा। तो सोना वह धातु है जिसको वायु में आप छोड़ देंगे तो उसका संक्षारण नहीं होता है, बाकी तीनों का होता है। गैल्वेनिक सेल में परिवर्तित होती है, क्या परिवर्तित होती है वो आपको बताना है। विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होती है, प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो सही उत्तर इसमें से क्या है वो आपको बताना है। गैल्वेनिक सेल में परिवर्तित होती है, कौन सी ऊर्जा किस में परिवर्तित होती है बताएं। जी हाँ, गैल्वेनिक सेल जो होता है उसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। शुष्क सेल परिवर्तित करता है, किस ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है वो आपको बताना है। शुष्क सेल ए कहता है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, बी कहता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सी कहता है गतिज ऊर्जा को स्थैतिक ऊर्जा में, डी कहता है स्थैतिक ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में। तो शुष्क सेल किसको किस में परिवर्तित करना है वह आपको बताना है। जी हाँ, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में शुष्क सेल परिवर्तित करता है। आगे देखिए। पिघली हुई अवस्था में वैद्युत धारा का चालन कर सकता है। ए यूरिया, बी ग्लूकोज, सी साधारण नमक, डी पॉलीथीन।
पिघली हुई अवस्था में विद्युत धारा का चालन कर सकता है। कौन कर सकता है इसमें से बताएं। जी हाँ, साधारण नमक NaCl है ना, साधारण नमक कर सकता है, बिल्कुल ठीक है। फैराडे का मान है A 23,500 कूलाम, B 26,200 कूलाम, C 96,500 कूलाम, D 96,200 कूलाम। तो बिल्कुल सही उत्तर है 96,500 कूलाम। अभिकारकों को सामान्य अवस्था से उत्तेजित अवस्था में लाने के लिए आवश्यक ऊर्जा को कहते हैं। A गतिज ऊर्जा, B सक्रियण ऊर्जा, C सौर ऊर्जा, D बंधन ऊर्जा। अभिकारकों को सामान्य अवस्था से उत्तेजित अवस्था में लाने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसको क्या कहते हैं? सक्रियण ऊर्जा, बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से यह महत्वपूर्ण कक्षा पूरी हुई। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको भी समय से मिलती रहे। और फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।